हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ख़ुसूसी प्रोग्राम आप आज टेलीविज़न पर देख रहे हैं। लाइव प्रोग्राम है और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए तो नाअहल हो गए थे 28 जुलाई 2017 को, लेकिन आज वो पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल हो गए। किस्सा यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत का तयन होना बाकी है। वो फैसला तो हो चुका है लेकिन अभी कहीं महफूज पड़ा है, उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी तरह से एहतसाब अदालतों में चलने वाले रेफरेंसेस का फैसला भी 6 महीने की मुद्दत अगले महीने पूरी हो रही है, वो भी आ जाएगा। लेकिन इससे बढ़कर सवालात हैं कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आज का स्पेशली ऑर्डर आया है, क्या सेनेट इलेक्शन होंगे, और अगर सेनेट इलेक्शन होते भी हैं तो वक्त पर होंगे, और अगर सेनेट इलेक्शन वक्त पर या देर से हुए तो ओवरऑल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पर, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि अब तो बाई इलेक्शन का वक्त ख़त्म हो गया, अब तो अगर कोई सीट खाली होती है तो उस पर ज़िमनी इंतखाब नहीं हो सकते। हम इन मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं इसी वक्त के प्रोग्राम यानी फैसला आपका की मेज़बान आसमा शिराजी साहिबा। हमारे कुछ और भी मेहमान पहुंचने वाले हैं, जब वो आ जाएंगे तो उनका तारफ करा दूंगा। आसमा शिराजी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप तो छुट्टी लेके गई थी लेकिन हमने फिर आपको तकलीफ दे दी। ये फरमाइए कि बहुत सारे तबसरे हो चुके आज के इन डेवलपमेंट्स पे, लेकिन मुझे याद है 2002 में जब पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर आया था जनरल परवेज मुशर्रफ की तरफ से, तो उसमें ये प्रोविजन आई थी सेक्शन 5 में, और मेरे पास है कि कोई ऐसा शख्स ना पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है ना पॉलिटिकल पार्टी का रुकन बन सकता है जो डिस्क्वालीफाइड हो। फिर अभी 2013 के इलेक्शन के बाद जो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, खसूसी तौर पर तमाम जमातों के नुमाइंदे थे, उन्होंने यूनानिमसली ये फैसला किया था कि चूंकि जनरल मुशर्रफ की तरफ से बदयांती की बुनियाद पर ये सेक्शन 5 पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर में डाला गया था तो इसको रिमूव करते हैं। आज फिर वही सेक्शन 5 रिवाइव नहीं हो गया? जी बिल्कुल पराजा साहब, आपने सही कहा, लेकिन उस वक्त का जो फैसला था वो एक डिक्टेटर का फैसला था, एक ऐसे शख्स का फैसला था जो ताले आजमा था, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा था, और उसकी एक पार्लियामेंट थी जिसको के एक नाम नेहाद पार्लियामेंट कहा जाता है। लेकिन ये जो इस वक्त मामलात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। ये सुप्रीम कोर्ट है, पाकिस्तान की जुडिशरी है, पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया है। 2007 के बाद से जिस अदलिया ने काम किया है वो अदलिया है। और उसके साथ साथ आप देखिए कि पार्लियामेंट एक्टिव है। जिस शख्स को नाअहल और फिर अभी दोबारा उसको पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल करार दिया है, उनकी पार्टी की हुकूमत है। सो बिल्कुल दो मुख्तलिफ हालात हैं, लेकिन जो फैसले हैं उनके ऊपर वो मुतनाज़ा होते हैं, उस पर बात हो सकती है, उसके ऊपर तनकीद हो सकती है। आसमा शिराजी साहिबा, मैं उस प्रोविजन की बात कर रहा हूं जो इन तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन इस्लाहात एक्ट में शामिल की, और सब ने कहा कि ये सेक्शन 5 निकल जाना चाहिए जो कि डिस्क्वालीफाइड पर्सन को पार्टी का सर इजाजत नहीं देता। सारी सियासी जमातों ने मिल के ये एक्ट बनाया था। आज वो एक्ट नलीफाई हो गया, सेक्शन 203 नलीफाई हो गया। जी बिल्कुल, वो तमाम पार्टियों ने बनाया, और फिर जिस तरह से वो सेनेट में आया, जिस तरह से उसकी अक्सरियत हुई, और उस अक्सरियत के बाद यानी उस वक्त पीटीआई भी वहां पे मौजूद थी, वहां से मंजूर होने के बाद वो कौमी असम्बली के अंदर आया। और ये देखिए पार्लियामेंट का काम क्या है, पार्लियामेंट बनाई जाती है, पार्लियामेंट मुंतखब की जाती है कि वो कानून बनाए। उसमें अच्छे कवानीन भी हो सकते हैं, बुरे कवानीन भी हो सकते हैं, लेकिन आईने पाकिस्तान ने ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की पार्लियामान को दिया है कि वो अच्छे और बुरे कवानीन बनाए, और इसका इख्तियार 1973 के आइन में उनको तफवीज किया है। अब अगर वो ये पार्लियामेंट ये अक्सरियती बुनियाद के ऊपर ये राय देती है कि आप ये कानून बना दीजिए कि हमें एक नाअहल पार्टी का सदर मंजूर है, तो
तो देखिए ये अक्सरियती राय है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। या तो आप इस मुल्क से पार्लिमानी जमहूरियत का खात्मा कर दें, आप कह दें जी पार्लिमानी जमहूरियत नहीं चल सकती, या फिर ये है कि इसी नुक्ते पे रहिए, इसी नुक्ते पे रहिए आसमा शिराजी साहिबा। नादरीन, 2 मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, मैं उनका तारफ कराता हूँ, और साथ साथ बहुत ही फाइन नुक्ता उठाया उन्होंने आसमा शिराजी साहिबा ने कि पार्लियामान जब है तो पार्लियामान फिर फैसले तो करेगी। राना मुबशर साहब, आज राना मुबशर के साथ का प्रोग्राम करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने वक्त दिया। इकराम चौधरी साहब, हमारे पुराने दोस्त, कुछ तहरीकों में हम साथ साथ थे, अगर आपको याद हो या ना हो, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए। जब पार्लियामान बनेगी, लोगों ने वोट दिया, आज वो कोर्ट भी होता रहा, खुद ऑनरेबल जजेस कोर्ट करते रहे, आइन का प्रियम्बल भी यही कहता है, इस जजमेंट भी कोर्ट किया गया है कि लोगों की हुकूमत होगी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो फिर पार्लियामान का बनाया हुआ एक्ट रिजेक्ट हो रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में इस पे कानूनी जो नुक्ता है वो तो हमारे साथी बताएंगे। मैं पॉलिटिकल आपसे पॉलिटिकल एटमॉस्फेरिक्स की बात कर रहा हूं। पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है इस वक्त कि मेरे ख्याल में ये जो इदारे हैं इनका टकराव बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, और मियाँ साहब जो हैं, आप उन्होंने कोई कसर भी नहीं वैसे छोड़ी। मियाँ साहब ने भी जितने जलसे किए, जिस दिन से वो अपनी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से गए हैं, उस दिन से लेके आज तक उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने तो हेड ऑन साहब, उनको भी शिकायत है, वो लाडला वाला तो बार बार बात करते हैं कि उस लाडले को छोड़ दिया, मुझे पकड़ लिया, मेरे खिलाफ फैसला आ गया, उनके खिलाफ फैसला लाडले को भी एज मिला है और मियाँ साहब को भी एज मिला है। अगर देखा जाए तो दोनों को एज मिला है, ये नहीं कि लाडले को भी एज दिया गया है। लाडला भी, वो कहते हैं वो लाडला है, वो कहते हैं वो लाडला है। ये भी तो डिफाइन नहीं हुआ कि लाडला है कौन। देखिए, इतने सीरियस एलिगेशंस थे मियाँ साहब के ऊपर, उस पे अगर देना था फैसला तो कोई सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था अकामे के बजाय किसी और तरीके से देते। आप भी यही कह रहे हैं जो इमरान खान कहते हैं कि जजों ने कमजोर फैसला किया। मेरे ख्याल में थोड़ा सा एज दिया गया मियाँ साहब को भी, और लाडले को भी एज मिलता रहा है, ये इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन केसेस दो मुख्तलिफ थे। कैसे एज मिला? ना वो वजीर आजम के अहल रहे, ना वो पार्टी सदारत के अहल रहे, फिर मैं कैसे मानूं? कल को 62(1)(f) की मुद्दत का तयन, इन फैसलों की अगर रूह को देखा जाए तो वो भी नजर आता है कि क्या फैसला तो अंडू करवा ले मियाँ साहब, 2/3 मेजोरिटी है, उनको अपनी पूरी करे। सेनेट में तो नहीं है ना, सेनेट में नहीं है, तो कल को कोशिश करें कि कोई मेरे ख्याल में आसिफ जरदारी साहब से कहे, उनसे मिलके कोई ऐसा कोई मुआहदा कर ले कि वहां पे मैं आसिफ जरदारी साहब वाले नुक्ते पे आता हूं। चौधरी साहब, जो आसमा शिराजी साहिबा ने, आप कानूनदान हैं और बड़े सीनियर कानूनदान हैं, आप तो बार के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। पार्लियामान जब बन गई, लोगों ने वोट देकर भेज दिया, पार्लियामान ने लेजिस्लेशन कर दी। एक आइन का आर्टिकल है 239 रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्लॉज 5 है आई बिलीव, मेरे सामने 5 और 6 दोनों। वो तो कहते हैं कि पार्लियामान विदाउट एनी लिमिटेशन कर सकती है अमेंडमेंट किसी भी क्लॉज में, किसी मेरा भी। ख्याल है कि मिसकंसीव हो रहा है प्राचा साहब। कानूनी और आइनी हैसियत ये है कि तमाम इदारे जो हैं, हमारे यहाँ ट्राइकाटमी है, जी हाँ, यानी 3 इदारे हैं, अदलिया है, मुकन्नना है, एग्जेक्टिव है, और तीनों की हदूद और क़यूद आइन के अंदर मुतय्यन हैं, और तीनों ने आइन के अंदर रह के अपना अपना काम करना है। अब ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है जिसको मेरा ख्याल है कि बाज़ जगह मिस इंटरप्रेट किया गया और बाज़ जगह मिसकंसीव किया गया। पहले मरहले में तो मैं आपको ये बात बता दूं कि हमारे यहाँ अपने मुल्क के अंदर फ़ैसले हुए, मसलन 93 में हमारे यहाँ मेमन साहब की एक वहाँ कोयटा से उनके यहाँ जो जिरगा कानून है उसकी शिकों को कलअदम करार दिया गया। आपके यहाँ NRO नॉन-एस्ट करार दिया गया, आपके सामने है ये। कंटेम्प्ट लॉज जो हैं उनको अल्ट्रा वायरिस डिक्लेयर किया गया, वो पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन हैं। बहुत सारी जजमेंट्स हैं। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, बहुत सारी जजमेंट को मेलाफाइडी भी बाद में सियासी तौर पर कहा जाता रहा। कहना जजेस ने आके कन्फेशन की, चौधरी साहब, गुजारिश करूँ कि जजेस ने जो बात कही वो उन जजमेंट्स के हवाले से कही जिनका आइन या आइनी तरामीम या स्टैच्यूटरी लॉज की जो लेजिस्लेशन है उस पे नहीं, उनके अपने फ़ैसलों के हवाले से। मुझे याद है इफ्तिखार साहब ने अदालत के अंदर कहा
कि हमसे बात गलतियाँ हुई, ये दोहराया भी गया कई दफ़ा जज साहबान की तरफ से। मगर कानून साजी के हवाले से एक बात मुसल्लमा है हमारे यहाँ भी, हिंदुस्तान के यहाँ भी, अमेरिका के यहाँ भी, कि ऐसी कानून साजी जो बुनियादी आइनी हकूक़ से शहरियों के हो, उसको करार यानी कालादम करार दिया जा सकता है। 203 ऑफ द रिफॉर्म्स एक्ट, इसमें किसके बुनियादी हकूक के मुतसादिम जा रहे हैं? अब इसमें 2 आर्टिकल्स रेलेवेंट हैं, बाकी चीज़ें बाद में मैं अर्ज करूंगा। एक है आर्टिकल 9 और एक है आर्टिकल 17। ठीक है, जिसका आज जजमेंट में हवाला भी दिया गया कोर्ट ने। जी 17 ये है पॉलिटिकल पार्टीज और किस तरह से निज़ाम चलेगा। क्या मेरा हक नहीं बतौर शहरी के कि मेरा नुमाइंदा दयानतदार हो और तो वो तो मैं खुद डिसाइड करूं ना, अगर दयानतदार नहीं है तो मैं उसको वोट ना दूं ना। नहीं, जब हम स्ट्रिक्ट इलेक्शनियरिंग की बात करें, इंतखाबात की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से फिर आगे जो सेक्शन रेलेवेंट आएंगी वो 62 भी आएगा, 63 भी आएगा, 63A भी आएगा। उसमें पूरा एक निज़ाम है कि किस तरह से जजमेंट में कहा गया, ये सारी चीजें कही के बारे में। और आर्टिकल 9 जो है, बतौर शहरी मेरी आज़ादी, मेरा हक है कि मेरी पार्लियामेंट, मेरा इलेक्टेड नुमाइंदा जो है वो दयानतदार हो। इसी नुक्ते पर रहेगा। आसमा शिराजी साहिबा, एक जमहूरियत में, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में जहां शहरी आज़ादियां मौजूद हैं, क्या शहरियों को ये खुद डिसाइड करना चाहिए कि एक शख्स जो सादिक और अमीन नहीं रहा, मैं उसको या उसकी पार्टी को मत वोट दूं, या मुझे फिर समझाया जाए कि फलां आदमी चूंकि सादिक और अमीन नहीं है इसलिए वो तो पार्टी ना बनाए और ताकि लोग उसको वोट ना दें? ये बड़ी थिन लाइन आ रही है। मैंने कहा आपसे जरा पूछा जाए। जी बिल्कुल पराजा साहब, ये जो इकराम चौधरी साहब कह रहे हैं, हमारे बड़े माशाल्लाह नामी गिरामी ये वकील हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन बुनियादी बात है कि ये जो शिफ्ट है ये कहीं पे भी बुनियादी हुकूक का अगर है तो मुझे समझा दे कि किस तरह से ये उससे मुतसादिम है। क्योंकि आपने एक करप्शन के ऊपर केसेस खोले हैं, आप करप्शन पे उनका एहतसाब कर रहे हैं, आपने उनका एहतसाब किया, वो मामला कोर्ट के अंदर है, फिर आपने कहा आपने अकामा लिया, अकामा के ऊपर आपने उनको नाहिल किया, यानी कि आपने छुपाया। चूंकि आपने छुपाया लिहाजा आप सादिक और अमीन नहीं थे। यहां तक तो ये सारी बात बहुत रेलिवेंट लगती है, लेकिन पार्टी की सदारत के ऊपर फैसला वो आईनी पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कैसे है? बल्कि ये शहरी हुकूक तो नवाज शरीफ साहब के भी हैं। देखिए ये सारा जो मामला अगर इसको लेकिन चौधरी साहब ये फरमा रहे हैं, इकराम चौधरी साहब फरमा रहे हैं, वो कहते हैं कि एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, एक शहरी के तौर पर मेरा बुनियादी हक है कि मुझे ऑनेस्ट लीडरशिप मिले। तो उस जो शहरी जिसका ये भी हक है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में हिस्सा ले, उसका बुनियादी हक का कौन मुहाफिज होगा? राव अनवार के केस में आपने देखा कि ये बताया गया कि जालिम को भी इंसाफ मिलने का हक है। देखिए हम बिल्कुल मियां नवाज शरीफ ने जो करप्शन की या उनके ऊपर इल्जामात हैं उसके ऊपर उनका एहतसाब होना चाहिए, पनामा के ऊपर उनका एहतसाब, लेकिन उनको मजलूम नहीं बनाना चाहिए। इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है इसमें मैं कोर्ट के फैसले से अलग, मैं पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात कर रही हूँ, ये सारा का सारा फायदा मियां नवाज शरीफ को जाएगा। ये मियां नवाज शरीफ को मजलूम बनाया जा रहा है, उनको वोट आउट करना था। इधर ही रुकिए राना साहब, एक जनरल इंप्रेशन यही है कि मियां साहब को हमदर्दियां मिल रही हैं, मियां साहब को एक मजलूमियत का लिबादा दिया जा रहा है, और इमरान खान का भी तकरीबन यही कहना था जो अभी आप कह रहे थे कि एक कमज़ोर फैसला दिया जजों ने। पता नहीं कमज़ोर फैसले से मुराद उनका यह है कि इन्फ्लुएंस्ड फैसला था या नहीं था, लेकिन बहरहाल सिंपैथी के हवाले से वो कह रहे थे, यही बात कर रहे थे। सिंपैथी का अगर कोई गेज है तो वो इलेक्शन होते हैं, वो लोधरा का इलेक्शन जीते, वो चकवाल का इलेक्शन जीते, वो NA 120 का इलेक्शन जीते। क्या वाकई इन एक्शन से सिंपैथी बढ़ेगी या फिर इस सिंपैथी को ख़त्म करने के लिए मजीद कुछ इकदाम करने होंगे? देखिए आप ग्राफ देखें, PTI का ग्राफ बहुत, मियां नवाज शरीफ साहब जनाब ऑफिस में मौजूद थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, जब फैसला उनके खिलाफ आया है मियां नवाज शरीफ साहब के और मियां नवाज शरीफ साहब घर चले गए, उसके बाद से लेके आज तक मियां नवाज शरीफ साहब का ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। जो नैरेटिव मियां नवाज शरीफ साहब जो बेच रहे थे, पीपल बॉट दैट नैरेटिव कि मुझे सिर्फ एक कामे पे निकाल दिया, मुझे क्यों निकाला,
वो नैरेटिव लोगों ने बाय किया। वो बाय करते करते आज इस नहज पे आ गया काम कि दो इदारे जो हैं वो आपस में टकराव की सूरत हाल इख्तियार कर गए। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है पराजा साहब, द पॉइंट इज़ कि ये इदारे एक दूसरे के आमने सामने आके जो खड़े हो गए हैं, इसमें पूरा एक वो टाइम है जो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब मियाँ साहब अपने ऑफिस से फारिग हुए उससे लेके आज तक का, और जो उन्होंने तकरीरें की, और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, अब्बासी साहब ने परसों फ्लोर ऑफ द हाउस में किया, वो भी जरा जहन में रख लीजिएगा। सो एक मेरे ख्याल में प्रवोक करने वाली सिचुएशन बन जाती है। फिर बुनियादी सवाल तो ये था कि कमजोर फैसले अगर कहा जाए तो वो भी अपनी जगह पर एक तनकीद ही बनती है। मुझे ब्रेक लेना है चौर साहब, आप पे मैं सवाल छोड़ता हूं, अगर ये फैसले कमजोर हैं या मजबूत हैं, लेकिन एक फैसला आए तो उसको कमजोर कह दिया जाए, उसी पे जश्न मना दिया जाए। फिर आज का फैसला हुआ तो कहा गया, एक सियासी जमात पीटीआई की बात कर रहे हैं कि अब वो जश्न मनाएंगे इस फैसले पे। कमजोर और सही फैसले का तयन हम कैसे करेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, ये खसूसी प्रोग्राम आप आज टेलीविज़न पर देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज का स्पेशली फैसला और ओवरऑल जो मुल्क में सियासी इन्वायरमेंट है। चौर साहब, इससे पहले कि आप सवाल का जवाब दें, वो मैंने दो क्लॉजेज बताई थी 239 की, वो मैं पढ़ देता हूँ, मैंने निकाल ली हैं। नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड व्हाटसोएवर। और क्लॉज 6 है, फॉर द रिमूवल ऑफ डाउट इट्स हियर बाय डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन for the parliament to amend any of the provisions of the constitution। अब ये कमजोर और मजबूत फैसलों वाली, वो चूंकि एक रेफरेंस था, मैंने कहा वो मैं क्लियर कर दूं। कमजोर और मजबूत फैसले, एक अदालत का फैसला आया, अगर मेरी फेवर में था तो मैंने जश्न मनाया, मैंने कहा बहुत अच्छा फैसला है। कुछ अरसे के बाद पता चला कि दूसरी साइड फायदा उठा रही है, वो कमजोर हो गया। फिर आज फिर फैसला हो गया, कहा गया कि हम इस पे जश्न मनाएंगे। क्यों नहीं ऐसा वक्त आता, आप तो माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड लॉयर हैं, हम फैसलों को टेक्निकली माने, उससे अपना फायदा या नुकसान मत निकालें, उनको एज इट इज ऑन करें हम। प्रोफेसर, बड़ी नाजुक बात आपने कर दी। असल में फैसले जो हैं वो मजबूत और कमज़ोर के पर्सपेक्टिव में कभी एग्जामन या उनको नहीं देखा जाता या नहीं जांचा जाता। आपने दुरुस्त बात की कि अगर फैसला आए रखते हैं तो तनकीद कीजिए, फेयर कमेंट का आपको हक हासिल है। लेकिन बुनियादी तौर पे हमने चूँकि रवायतन डेमोक्रेसी अकाउंटेबिलिटी ये तय कर लिया पिछले 70 सालों में, चाहे वो मार्शल लॉ रजीम्स रहे या सिविलियन रजीम्स रहीं, मोस्ट ऑफ द रजीम्स उन्होंने बहुत सारे कवानीन और आइन के बहुत सारे हिस्सों को किसी न किसी तरीके से वायलेट किया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा एक साइकी डेवलप होगी, एक एटीट्यूड डेवलप हो गया, जिसमें हम चीज़ों को अपने अपने नुक्ता नज़र और अपने अपने मुफादात और अपना अपना व्यू पॉइंट जो है उसके अंदर रख के उनको जांचा और परखा। यही वजह है कि ये कभी कमज़ोर नज़र आते हैं और कभी मजबूत। असल में फ़ैसले जो हैं वो, सच्ची बात यह है, इख्तलाफ राय आप कर सकते हैं, लेकिन इस फैसले को, जैसे इमरान खान ने कहा, मैं इसे कमज़ोर या कानून के इनहराफ के किसी जाविये से नहीं देखता। ये एक बैलेंस फैसला है और दुरुस्त फैसला है, मेरे नुक्ता नज़र से दुरुस्त फैसला है। ये भी साथ साथ आज ही के फैसले पे ज़रूरी है आपकी राय लेना। आज जो फैसला दिया, उन्होंने कहा कि 28 जुलाई की नाअहली से लेके आज तक जो फैसले किए एज पार्टी प्रेसिडेंट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, उनकी भी कोई हैसियत नहीं है। कोर्ट ने कवर नहीं दिया, जिसे डिफेक्टो डॉक्ट्रिन कहते हैं, कि सेनेट इलेक्शन के लिए उन्होंने टिकट्स तकसीम किए, वो भी नलीफाई हो जाएंगे। मेरा इस पे व्यू पॉइंट ये है, क्योंकि जो शार्ट ऑर्डर उन्होंने अनाउंस किया, मैं चूँकि मौजूद था वहाँ और मैं भी एक कौंसल हूँ वन ऑफ द पार्टी। जी 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 बिल्कुल। उस नाते से फिर मुझे अपनी कर्टसी भी शो करनी थी वहाँ। बुनियादी तौर पे उस हवाले से अमूमी ख्याल ये था कि शायद उसको एक कवर, लीगल कवर दे दिया जाए जो एग्जिस्टिंग लीगल प्रोसेस है, लेकिन ऐसा नहीं, ऑर्डर के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं। मेरा नुक्ता नज़र ये है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये अब नहीं होंगे सेनेट के, और इसके लिए जवाब कई पेश किए जा सकते हैं। ये भी जैसे कि आपने पहले कहा, जजमेंट में ये अब क्लियर हो गया कि सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। जजमेंट नहीं, बल्कि वो जो कॉन्सिक्वेंस है उसका। ओके ओके, देखे ना, दो चीजें हैं। साहब मैं आता हूँ आपकी तरफ। मुझे
वफाकी वजीर दानियाल अजीज साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम चर साहब। जी वालेकुम सलाम। फैसले आ रहे हैं, पहले फैसला 28 जुलाई का था, वो वजीर आजम के हवाले से था, नाअहल करार दिया। आज पार्टी सदारत से भी नाअहल करार दिया। अब सूरत हाल क्या है पार्टी के हवाले से? फौरी तौर पर किसी को नामजद किया जाएगा एक्टिंग प्रेसिडेंट, ताकि सेनेट वाला वो जो टिकटों की तकसीम के हवाले से हम बात कर रहे थे उसी को रेलेवेंट करके आपकी जरा राय चाहूंगा। जी उसमें अभी अभी ये फैसला आया है, तो नेचुरली इसमें पार्टी में कंसल्टेशन होगी इसके हवाले से कि एग्जैक्टली क्या लाएअमल तैयार करना चाहिए। और इस तरह से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस फैसले में एक केओस क्रिएट की गई है कि एक सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जमात है उनको, तमाम उनके MPAs को और उनके MNAs को डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया गया है। इसका कॉन्सिक्वेंस ये है क्योंकि अगर जो पार्टी प्रेसिडेंट ने टिकट्स इशू किए हैं अगर उसको डॉक्यूमेंट करार दिया जा रहा है इस जजमेंट के तहत, तो फिर इस जजमेंट के तहत, शॉर्ट ऑर्डर के तहत वो इनवैलिड है। हैरानगी की बात यह है कि नोइंग फुल वेल ये पूरी पब्लिक के नॉलेज में था और इसकी जजमेंट जब रिजर्व हुई है, गालिबन 19 लास्ट डेट थी फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स की, जब वो वैलिडली कॉन्स्टिट्यूट हो गए तो फिर इस शॉर्ट ऑर्डर में कम से कम उसकी प्रोविजन देनी चाहिए थी कि उसके बारे में फिर क्या किया जाए। जो सिर्फ इलेक्शन कमीशन को कह देना कि जी आप डिलीट कर दें उनका नाम और उनके तमाम जो ऑर्डर्स हैं वो इनवैलिड है, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एक केओस जो है ये खुला छोड़ दिया गया है। अब ना उस इलेक्शन शेड्यूल के बारे में कुछ कहा है, ना इलेक्शन कमीशन को कुछ कहा है, तो ये क्या फिर अब इलेक्शन कमीशन की गोद में फेंक दिया गया है? नहीं, ये तो वादे कर दिया अदालत ने ना कि जो उनके ऑर्डर थे एज पार्टी प्रेसिडेंट वो नलीफाई हो गए, वो उनकी कोई हैसियत नहीं रही। लेकिन आप ये तो नहीं कर सकते ना कि एक जो इलेक्शन प्रोसेस सेनेट का आपके सामने है उसकी आखिरी डेट गुजर चुकी है, तो क्या फिर अब PMLN के ये कहते हैं कि वहां पर ये जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं अगर ये सब के सब इन्होंने दूसरे लफ्जों में डिस्क्वालीफाई कर दिए कहे हुए बगैर, अगर इसका ये कॉन्सिक्वेंस है तो फिर इसका मतलब है कि आधे तो कैंडिडेट्स ही नहीं होंगे। तो ये तो हम बड़ी मुद्दत से सुन रहे थे, ये बात मुख्तलिफ चहमगोइयां चल रही थी प्रेस में और मुख्तलिफ लीडर्स जो हैं वो कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शंस नहीं होंगे, उनकी स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। तो क्या फिर इसमें हम क्या समझें इसके बारे में? आप फिर क्या समझते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर इसकी मुख्तलिफ मसाले हैं जो कि जुडिशरी ने अपने लिए मयार रखा था, जैसे मसलन जब डोगर साहब को डिक्लेयर कर दिया गया था कोर्ट के ऑर्डर से कि वो कभी थे ही नहीं, तो उसमें तो सारी जजमेंट्स को प्रिजर्व कर दिया गया था ताकि वो केओस ना हो, उस इशू को एड्रेस किया गया था जो इसके कॉन्सिक्वेंस में होते। तो यहाँ पर भी वो अगर फर्ज करें यही मयार है जो अदलिया ने अपने लिए रखा था, तो फिर ये मयार यहाँ पर जमहूरी जमातों के लिए भी हो सकता था। और इसमें और भी बहुत सारे सवाल उभर रहे हैं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो उन्होंने लिखा है ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत तो नहीं है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो बहुत सारे एक्ट में है। तो क्या फिर वो भी सारे अपने आप को नाअहल समझे इस प्रेसिडेंट के बुनियाद पर? अब वो केसेस आएंगे सामने। तो कहने का मकसद ये है कि जहाँ पर 62 और 63 है वो जहाँ पर भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है उनको ये गिनवाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नो फॉल्ट ऑफ देयर ओन आपने तमाम इलेक्ट्रेट को, जो सेनेट का इलेक्ट्रेट है, उनको डिसइनफ्रेंचाइज कर दिया एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस, और उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दी। तो वो क्या चाहते हैं कि नून लीग के लोग जो हैं वो वोट करें जो कैंडिडेट फील्ड में, ये फोर्स करना चाह रहे हैं। इससे समझ नहीं आ रही है ये, इसकी वजाहत चर साहब इसी नुक्ते पर रहिए, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। नादरीन शार्प ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, ये खसूसी प्रोग्राम आप आज टेलीविजन पर देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं आज के फैसले के तनाजुर में ओवरऑल जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है। आसमा शिराजी साहिबा, चौधरी दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहें उनसे? देखिए सवाल तो नहीं है, मगर जाहिर है कि मैं उनकी पूरी बात नहीं सुन सकी, मुझे उनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी। जो बातें मुझे समझ में आई कि वो पार्टी फैसला करेगी और मुतनाज़ा फैसला है और इससे बहुत बहरान में इजाफा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या PMLN ने ये परसीव कर लिया था कि ये सब कुछ होने वाला है? इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस भी, हमारे इंटरव्यू में भी बहुत सारी ऐसी बातें कही जिससे कि लग रहा था कि PMLN खुद भी जो है वो इंस्टिगेट कर रही है कोर्ट को। क्या ये तय हो गया था? और काश कि ये सूरत हाल ना होती, क्योंकि पीपल्स पार्टी की आपके सामने एग्जाम्पल है कि 3 साल 4 साल जो भी 5 साल उनको गुजारे उन्होंने
उनको जस्टिस चौधरी ने काम नहीं करने दिया था। बहुत सारी चीजें पीपल्स पार्टी की भी गलत थी, लेकिन उसके बावजूद इंतजामिया और ये लड़ाई बन गई थी अदलिया की। ये मुकन्ना और इसकी अदलिया की लड़ाई नहीं बनी थी। इस वक्त तो हालत ये है कि इंतजामिया भी लड़ रही है, अब मुकन्ना भी लड़ रही है और अदलिया भी टकराव के ऊपर आ गई है। तो इससे तो मुल्क में अनारकी फैलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत को ऐसे फैसले भी नहीं करने चाहिए जिससे टकराव मजीद ना हो और बेहतरी की तरफ चीजें जाएं, क्योंकि इससे मुल्क को नहीं जमहूरी निजाम को भी नुकसान हो सकता है। और क्या आप ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर वाकई पार्लिमानी जमहूरियत नाम की कोई चीज रह गई है, या आप समझते हैं कि ये जुडिशल मार्शल लॉ एक तरह से मुल्क के अंदर उसका नफाज हो चुका है? ये दानियाल अजीज साहब से पूछने वाली बात है। जी दानियाल अजीज साहब। जी, मैं समझता हूँ कि इसमें बिल्कुल ये जो मैंने खुद पहले अपने बात में कहा, कैओस की बात कर रहे थे आप। जी, मैं यही बता रहा था कि ये एक इस चीज के ऊपर साइलेंस रख के शॉर्ट ऑर्डर में अगर प्रोवाइड करना था उन्होंने, तो कम से कम इन चीजों के लिए प्रोवाइड करते। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अब ये है कि बहुत बड़ा सवालिया डाल दिया है एक बहुत बड़े इलेक्शन के ऊपर, जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी जो है वो यकीनी बनानी थी अपर हाउस में। और क्लियरली जो चकवाल का रिजल्ट था और जो मोदरा का रिजल्ट था, इनकी वजह से जो कुछ चहमगोइयां चल रही थी, स्टेज पे इकट्ठा जमा हो जाना, जो एक बार बार ये लाइन दी जा रही थी कि शायद नून लीग के अंदर कोई तफक्कुरात है, तो उसमें जब सब स्टेज के ऊपर इकट्ठे हो गए और तमाम तकरीरें भी हो गई, तो इसमें वो बात भी रह गई जो सियालवी साहब को कहा गया था, जो उन्होंने फिर आके बयान दिया कि उनको किस तरह से उचकाया जा रहा था और क्या क्या चीजें ऑफर हो रही थी, वो भी रिकॉर्ड पे आ गई है। वो भी नहीं चल सकी। एक सिंगल एमएनए भी नहीं मिल सका कि जो नून लीग को तोड़ने का जो दावा कर रहे थे वो पूरी तरह पस्त हुए। 40 जमातों की बटालियन एमएनए ने तो अभी फंड लेने हैं ना चौधरी साहब। नहीं, देखिए ये कोई बात नहीं है। तो बलोचिस्तान में फंड नहीं लेने थे उन्होंने। हाँ, उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर बना। इस चीज को मज़हिया अंदाज में ठीक है, आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बड़े संगीन मामलात हैं। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आखिरी 90 दिनों में या 100 दिनों में कोई फंड वगैरह एलोकेट नहीं होते हैं, ना ही फेडरल गवर्नमेंट के पास वो पैसा है। तो और दूसरी बात, आखिरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें क्लियरली पीएमएलएन भी तो इसकी जिम्मेदार है ना। पीएमएलएन कैसे कह सकती है कि अकेले वन साइडेड फैसले हो? जी मैं आपको कह रहा हूँ कि इस बात का बहुत, शायद आपने आसमा साहब सुना नहीं उस वक्त, इस बात का ऑपोजिशन के लीडर जो दरखास्तें ये प्रचार कर रहे थे कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे सेनेट का, लेकिन वो तो नहीं हो सका। जो पहली मेरा एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, जिस दिन से मियां नवाज शरीफ साहब अपने ऑफिस से गए हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से उनको जाना पड़ा, उस दिन से लेके आज तक अगर देखा जाए, ठीक है, मतलब फैसला अगर आ जाए तो उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, बट जिस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा था अदालत पे, डोंट यू थिंक कि खुद प्रोवोक किया जा रहा था अदालत को कि जनाब वो कोई ऐसा कोई फैसला करे, या इस नहज तक पहुंचाया गया इंटेंशनली अदालत को कि जनाब वो ऐसे फैसले करे और जिसकी वजह से कल को सेनेट के इलेक्शंस भी शायद ना हो पाए? ये कहने के लिए बातें तो राणा साहब बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन कुछ तल्ख हकायक भी हमारे सामने हैं। वो क्या है, बताए ना। जब उस बेंच ने ये मंगी साहब को एक हीरा करार दे दिया, तो हमारी बातों ने या हमारे बयानिया ने नहीं कहा कि अगर तुम्हें इस कोर्ट की प्रोटेक्शन ना होती तो हम तुम्हें गिरफ्तार करते, तुम्हारी ये औकात है। और जो हुदैबिया पेपर मिल्स केस का बार बार हवाला दिया जा रहा था और पूरा एक नैरेटिव उसके गिरदोनवा में बहुत बांध दिया गया था कि असल में 92-93 में ये हुदैबिया पेपर मिल्स केस वाले पैसे थे जिनसे फ्लैट खरीदे गए। तो जब वो मुंह के बल गिरा और वो जजमेंट आ गई, तो वो तमाम का तमाम नैरेटिव जो है और वो जो पैनामा पेपर्स के डिसीजन में जो उन्होंने इंक्लूड किए हैं गवाहान, जिसमें काजी फैमिली की दूसरे तीसरे थे, वो तो सब के सब रद्द हो गए बीच में से, और वो एविडेंस भी रद्द हो गया। सर साहब इसी नुक्ते पे रुकिएगा। एक मिनट अभी जल्दबाजी ना करें, मेरी बात पूरी होने दीजिए। जी। और मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ राणा साहब कि ये नून लीग के हवाले से बात नहीं आ रही है। बहुत सारे जूरिस्ट ने, बहुत सारे बार के मेंबर्स ने टेलीविजन के ऊपर आके इन चीजों के ऊपर कमेंट किए। तो इससे अगर आप ये समझते हैं कि इसको एक रिवेंज की शक्ल में चीजें सामने लाने, ये भी दुरुस्त नहीं है,
क्योंकि अगर कोई कमेंट हुआ है तो कोर्ट के पास इख्तियार है, जैसे कि मसलन मुझे कोई नोटिस मिला है या किसी और को नोटिस मिला है कि वो अपना उसका नोटिस ले सकते हैं, चाहे वो मीडिया हाउस हो चाहे कोई भी हो। तो ये कहना, अगर ये जिस तरह कि आप तासुर क्रिएट कर रहे हैं कि शायद ये कोई वेंजफुल एक्शन हो रहा है, तो ये तो कानून में इसकी गुंजाइश नहीं है, ना ही होनी चाहिए। I'm not saying, no, I must clarify one thing. No, revengeful act की बात नहीं कर रहा मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, नो जस्ट लिसन, हमारी तनकीद की वजह से ये हमने कोर्ट नहीं, आपकी तनकीद जो है वो आपकी जो तनकीद है वो जरूर, मैंने कहा फैसलों की हद तक तनकीद करना जायज है, उसमें कोई किसी को कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से तनकीद हो रही थी नानियाल साहब, वो ऐसे नहीं लगता कि आप बिल्कुल उस दहज तक पहुंचा रहे थे कि दोनों इदारों का टकराव हो, पार्लियामेंट का और जुडिशरी का टकराव वाली सिचुएशन। मैं कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मैं नहीं समझता हूँ, और मैं उसको आपको सबूत दे रहा हूँ कि वो तो फैसलों में बात आ चुकी है, हमारी तरफ आप क्या इशारे कर रहे हैं? फैसलों में बात आ गई। एक मिनट चर्च साहब को इंक्लूड करते हैं। आप अभी कह रहे थे कि सेनेट इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, तो फिर सेनेट इलेक्शन नहीं होंगे तो जनरल इलेक्शन फिर कैसे होंगे? एक बहुत बड़े क्राइसिस की आप निशानदेही कर रहे हैं। नहीं, बात यह है कि वो कयास कह रहे हैं, आप क्राइसिस कह रहे हैं। हाँ, मैं गुजारिश करूँ बुनियादी तौर पे जनरल इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में किसी किस्म की कोई कदगन, कोई बार, कोई रुकावट ऐसा नहीं है। जनरल इलेक्शंस अपने शेड्यूल के मुताबिक टाइम पे होंगे। जो ये इलेक्शंस हैं इसमें हाउस को तो डिज़ाल्व खुदा न खास्ता या हाउस आउट ऑफ पर्सपेक्टिव तो नहीं चला गया, सिर्फ ये हुआ कि वो लोग जिनकी नॉमिनेशंस जो हैं एज पार्टी हेड नवाज शरीफ साहब ने दस्तखत किए, वो तमाम आउट ऑफ खुद पिटिशनर के बिहाफ पे आते हैं। पिछले हफ्ते चीफ जस्टिस साहब ने एक ऑब्जर्वेशन दी थी एग्जैक्टली इसी नुक्ते को एड्रेस करते हुए कि अगर ऐसा फैसला आया मियां नवाज शरीफ के सिग्नेचर से टिकट देने का, तो वो उम्मीदवार आज़ाद फिर इलेक्शन लड़ने। आपको याद होगी ये ऑब्जर्वेशन। बात फिर वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बाहर तो किसी ने नहीं जाना। जी हाँ, बात यह है जब नॉमिनेशन पेपर की साइन करना और उसको देखना बगैर आप कोई नॉमिनेशन नहीं दे सकते। ये सब लोग वो हैं जिन्होंने पार्टी हेड के तौर पे साइन किया नवाज शरीफ साहब ने। तो आज के जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें ये कहा गया कि कोई डॉक्यूमेंट, कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई चीज़ जो उन्होंने की जिस पे दस्तखत किए वो सारे कालादम होंगे। तो फिर मुस्लिम लीग का कोई एक उम्मीदवार भी सेनेट का इलेक्शन लड़ सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नुक्ता नजर से ये सारे जो हैं इलेक्शन के हवाले से ये आउट ऑफ पेल चले गए, आउट ऑफ पर्सपेक्टिव। नहीं, सादा बात करें ना, यानी मुस्लिम लीग का अब कोई भी उम्मीदवार जिसे मियां नवाज शरीफ ने पार्टी टिकट दिया वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कोई भी मुस्लिम लीग का उम्मीदवार, मुस्लिम लीग का। अब दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, नहीं इसको